नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए आज मैं आपको रूबरू कराता हूं देश की एक ऐसी बेटी से जिनके अंदर अध्यात्म भी है, साहित्य भी है और साइंस भी है। लिखती बहुत अच्छी है। वो गजल जो समाज में वो देखती है, जो अनुभव करती है, उनकी लेखनी में वो झलकता है। तो आइए मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, अजमेर से हमारे बीच में आई है सपना जी। ओम शांति। शांति। सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। बहुत शुक्रिया। सपना जी, आप ब्रह्मा कुमारी इसके हेडक्वार्टर में माउंट आबू में ज्ञान सरोवर परिसर में आए हुए हैं। जी कैसा लग रहा है यहाँ जी पे जी आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो वातावरण है वो अपने आप में एक शायरी है। जिस तरह से हम यहाँ पर ये पेड़ पौधों की खूबसूरती देखते हैं और एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप किया है कि जहाँ इंसान बैठकर ध्यान कर सके, वो शांति अनुभव कर सके जो हमें रोज़मर्रा के जीवन में नहीं मिलती है, या घर के कामकाज में हम वो शांति नहीं अनुभव कर पाते। तो यहाँ आकर, यहाँ वक्त गुजार कर वो शांति हम अनुभव कर पाते हैं और अपने आप को और बेहतर जान वाह, पाते बहुत हैं। बढ़िया है, जी क्योंकि यहाँ की प्रकृति भी बड़ी सुंदर है। जी अभी हवाएं भी देखो कितना सुंदर है, तो ये जी मन को मोहता है ना। वैसे भी जी कहते भी हैं प्रकृति से बना हुआ ये शरीर है और उसके साथ बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिले तो मन बिल्कुल को भी अच्छा लगता है, बिल्कुल। सुकून। और ये जो कहते हैं कि आध्यात्म में हमने जो सीखा है कि वाइब्रेशंस किसी भी जगह के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इंसान की मेंटल स्टेट में, इमोशनल स्टेट में। तो यहाँ के जो भाई बहन हैं उन्होंने अपने तप से, अपने मेडिटेशन से वाइब्रेशंस को इतना बढ़ाया हुआ है कि जो भी इस धरती पर आता है और यहाँ वक्त गुजारता है तो उसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो स्वस्थ महसूस करने लगता है बहुत खुद अच्छा, को। सही बात है। स्पिरिचुअल एनर्जी से भर जाते हैं। जी सपना जी, आप अजमेर से हैं और आपके प्रोफेशन में गजल, कविताएं ये सब है, तो ये सफ़र की शुरुआत कब से हुई है? आप बचपन से हबी है या बाद में ये क्रिएट हुई? देखिए, कोई हुनर किसी इंसान में होता है तो वो हमेशा से ही होता है, हाँ हाँ लेकिन उसे पहचानने में हमें वक्त लगता है। या कोई एक वक्त आता है जब हमें पहचान होती है या हम उसकी तरफ खिंचते हैं, या हमारा ध्यान जाता है कि हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। तो कुछ साल पहले ही ऐसा हुआ कि ये शेरो शायरी, ये शायराना अंदाज में बात करना या शायरी पढ़ना सुनना, ये था हमेशा से। लेकिन इस सफ़र को मैं कागज़ तक नहीं ले जा सकी थी। कुछ साल पहले ही एक ऐसा वक्त आया, और हम ये जानते हैं कि हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए एक सही वक्त होता है। तो वो सही वक्त आया और मैं कागज़ पर ले जाने लगी। और जब मैंने अपने साथ के लोगों को, अपने घर के लोगों को अपनी कविताएं, अपनी लेखनी सुनाई, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है और लोग अगर इसे सुनेंगे तो इससे जुड़ पाएंगे। तो एक ये कोशिश की गई कि स्टेजेस पर जाके, प्लेटफॉर्म्स पर जाकर लोगों तक वो शायरी, वो कविताएं पहुंचाई, और फिर धीरे धीरे ये सफ़र आगे बढ़ता रहा। बहुत बढ़िया। और ये शायरी, गज़ल, कविताएं दो है, ये सफ़र में आपने काफ़ी मुकाम हासिल की है। कहाँ कहाँ आपने परफॉर्मेंस की होगी? अपने उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हिंदुस्तान में मुझे बहुत से शहरों में शेर पढ़ने का मौका मिला, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर शेर पढ़ने का मौका मिला। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी ऑर्गेनाइजर्स की, उन सभी लोगों की जिन्हें यकीन था मेरी काबिलियत पर, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये मौका दिया। और विदेश में भी कई मुल्कों में मुझे अपनी शायरी को ले जाने का मौका मिला, जैसे कि हाल ही में सऊदी अरेबिया, उससे पहले बहरीन 2 मरतबा जाने का मौका मिला, दुबई में कुछ इवेंट्स हुए। वाह भाई, बहुत बढ़िया। तो हम चाहेंगे, हमारे श्रोता भी चाहेंगे कुछ गज़लें कुछ आपके मुखारबिन से हो जाए, जो जी आपका फेवरेट हो या जो अभी ख्याल आ रहा हो। जी, कुछ 2-3 शेर मैं हाजिर करती हूँ कि कभी हम अपने दिल को इस तरह भी शाद करते हैं, कभी हम अपने दिल को इस तरह भी शाद करते हैं, किसी पंछी को तेरे नाम से आज़ाद करते हैं। वाह, क्या बात है। उदासी में खुशी को इस तरह आबाद करते हैं, उदासी में खुशी को इस तरह आबाद करते हैं, हंसाकर एक बच्चे को तुझे हम याद करते हैं। वाह वाह, क्या बात है। समझने और सुनने वाले मिलते ही कहाँ हैं अब,
समझने और सुनने वाले मिलते ही कहाँ है अब, वाह, वाह। यहाँ मौजूद हैं तो हम भी अच्छा। कुछ इरशाद करते अरे वाह हैं। वाह वाह, मतलब ऐसा दिखाई तो दे रहा है, कुछ तो है जो सुनते हैं समझते भी हैं। बिल्कुल, मुझे यकीन है हाँ, कि इस यकीन भी है। माध्यम से जिन भी लोगों तक पहुंचेगा पहुंच वो रही है, जरूर समझने और जरूर। सुनने वाले हाँ लोग हैं। जरूर और जरूर। आध्यात्म हमें यही तो सिखाता है सही बात। कि हम अपने आसपास की चीज़ों के प्रति या लोगों के जो भाव है उनके प्रति सचेत हों, उन्हें समझें, उन्हें सुने सही बात है। और महसूस भी कर सकें। सपना जी, आप कविताओं से, गजलों से जुड़ी हुई हैं, और प्रोफेशन में आपका पर्सनल प्रोफेशन भी होगा, क्या जी करते हैं जी आप जी, वैसे? मैंने इंजीनियरिंग की है और मैं अच्छा। पिछले 8 साल से करीब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ। मैं अच्छा। एक एमएनसी में अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अच्छा, एक अच्छी मतलब डेजिग्नेशन पर। जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इधर साहित्य, जी ये अलग अलग विधा है। जी। ये कैसे मैनेज करते हैं या क्या है, इसके बारे में बताएं कि ये, क्योंकि एक तरफ पूरा दिन कारोबार, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो साइंस का सब्जेक्ट होता होगा, है ना, होता ही है, जी। और ये साहित्य कैसे लिख पाते हैं या कैसे वो साइंस के साथ इसको। वो कहते हैं ना कि ये मेरा पैशन है हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर पेशेंट। हाँ इंजीनियरिंग, और ये मेरा प्रोफेशन है सॉफ्टवेयर अच्छा अच्छा, इंजीनियरिंग, और ये ये मेरा हॉबी पैशन है, है वाह वाह। शायरी। इसलिए कहते हैं हॉबी और और जॉबी। जी हाँ, जी जी। दोनों जुड़ जाए। और जब आप अपने कामकाज से थक जाते हैं या आपको ज़रा भार महसूस होता है तो ये सुकून देता है आपको वो काम करना जो आपका दिल करना चाहता है या जिस काम में आपको खुशी मिलती है। और नासिर काज़मी साहब का शेर है कि आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। तो ये जो शायरी के साथ गुजारे हुए पल होते हैं दिन भर में, चाहे वो पढ़ने में हो या सीखने में हो या लिखने में हो, उस किसी भी तरह से उस पर काम करने में हो, तो वो सुकून की घड़ियां होती हैं और हम खुश नसीब हैं कि ये पहलू ज़िंदगी का हमें नसीब हुआ है। वैसे भी कहते हैं ना सपना जी की, जो चीज़ समाज में घट रही है, जो दिखाई दे रहा है, कवि गजलकार उसको लिखते हैं। आप जी किस तरह से देखते हैं अपनी गजल में समाज को, देश की जो वातावरण है वो, जी। टॉपिक के तौर पे अगर बात करें तो आप किन विधाओं को लेकर के ज़्यादा लिखते हैं? मैं अपने अनुभव पर लिखती हूँ, अपने जो भी एहसासात हैं, जज्बात हैं। ज़िंदगी में एक इंसान को तमाम एहसासात और जज्बात से गुज़रना पड़ता है, चाहे वो कितना भी आम इंसान हो या कितना भी ख़ास इंसान हो। हर इंसान को दुख भी होता है, खुशी भी होती है, मोहब्बत भी होती है, दिल भी टूटता है, धोखा भी होता है, अच्छे लोग भी मिलते हैं। तो ये जो अच्छा बुरा वक्त इंसान की ज़िंदगी में आता है, जो बहुत कुछ सिखाता भी है और बहुत कुछ हासिल भी होता है एक इंसान को इससे, तो इसमें जो भी तमाम एहसासात जज्बात होते हैं उस पर मैं जो भी मैं महसूस करती हूँ वो खुद ब खुद गज़लों में उतरता है। हमें बल्कि सोचना नहीं पड़ता इस तरह से कि हम कोई जज्बात को महसूस करें, और फिर या फिर हमारे आसपास के लोगों के जो जज्बात हैं, हम जब किसी की कहानी सुनते हैं, किसी की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, तो जो भी लिखने वाले लोग होते हैं वो ज़रा हसास होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो वो महसूस कर पाते हैं, या हम में से कई लोग महसूस कर पाते हैं। अगर नहीं भी लिखते हैं तो ज़रूर जब कोई अपना दुख जाहिर करता है तो हम महसूस करते हैं। जी, जब कोई खुशी जाहिर करता है तो हमें भी ज़रा सी खुशी होती है कि अच्छा इनके साथ ऐसा अच्छा हुआ। तो वो सब खुद ब खुद वो जो एहसासात होते हैं वो उतरते हैं, लेखनी में उतरते जाते हैं। जी सही बात है। जी और कहते हैं साहित्यकार समाज का एक दर्पण होता है, जी वो जो जी। दिख रहा है वो लिखता है। किताबों से ज़्यादा हाँ, लोगों ज़्यादा को लोगों को पढ़ना पड़ता पड़ता है। जी और ये साहित्य, सपना जी, आजकल देखो आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं? एक ज़माने में साहित्यकारों की बड़ी भूमिका तो थी ही, आज पुरानी किताबों को, साहित्य को, ग्रंथों को पढ़ते हैं और समाज को एक अच्छी दिशा तो मिली है, उसमें एक दम है। लेकिन समय के साथ आजकल जो माहौल जो चेंज हो रहा है, मोबाइल ने ले लिया है ज़्यादातर तो, और मोबाइल जी में जी भी इतने सारे टू मच इन्फॉर्मेशन, जो निगेटिव इन्फॉर्मेशन भी है, और युवा वर्ग जैसे कि भटका सा लग रहा महसूस है, करता है। महसूस हाँ भी करता हाँ है। हाँ। क्या करें, करना बहुत कुछ चाहता है, जी जी लेकिन जी शायद वो भटकाव की वजह से वो कुछ कम कर पा रहे हैं या नहीं जी कर पा रहे हैं, कई जी चैलेंजेस है। जी ऐसा, तो आप अपने अनुभव से उन युवा साथियों को जो कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो जी साहित्य के क्षेत्र में हो या जिस किसी भी जी प्रोफेशन में, जी। कुछ टिप्स आप अपने लाइफ से आप उनको दें, जिनसे वो कुछ सफलता के मुकाम तक पहुंचे, आगे बढ़े, वो जी कुछ, जी। क्या कहना अपने यहाँ बल्कि मैंने खुद इस जगह से बहुत कुछ सीखा है, तो मैं एक बार वही बात दोहराना चाहूँगी जो मैंने सिस्टर शिवानी से ही सुनी थी
कि हमारी खुराक उस वो नहीं होती जो हम खाते हैं, या हमारी सेहत सिर्फ उससे नहीं बनती जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, बल्कि वो सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, सुनते हैं और खाते हैं, उनसे हमारी सेहत बनती है। तो हमारी जो इमोशनल हेल्थ है वो इस पर निर्भर करती है कि हम कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारा कंटेंट आ गया है और दिन भर हम ये रील्स स्क्रॉल करने में लगे रहते हैं, तो इसके नुकसान तो हैं ही और हम सब जानते हैं कि क्या नुकसान है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है और फ़ायदे भी हैं कि कुछ अच्छा कंटेंट भी है। जैसे मैंने खुद ने ये सब बातें जो सुनी थी वो रील्स पर ही सुनी थी या देखी हैं, या अच्छे अच्छे वीडियोस भी कई हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं। तो हमें हमारा चयन सही होना चाहिए कि हम कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं, कौन सा कंटेंट हमारी इमोशनल हेल्थ को अच्छा कर रहा है, इमोशनल हेल्थ में और सुधार ला रहा है, और कौन सा उसे खराब कर रहा है। तो हम जब इस तरह की जगहों पर आते हैं या जब हम आध्यात्म से जुड़ते हैं तो हमें ये शक्ति आती है कि हम ये महसूस कर सके हैं कि कौन सी बात या कौन सा कंटेंट एनर्जी में राइज ला रहा है और कौन सा एनर्जी में फॉल ला रहा है। तो जब हम ये बात महसूस कर पाते हैं तो हम सही फैसले कर पाते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्या कंटेंट कंज्यूम करना है, कौन सी बात सुननी है, कौन सी बात अपने पास रखनी है, कौन सी बात छोड़ देनी है। तो ये चयन सही होना चाहिए और ज़रा से विल पावर की ज़रूरत होती है कि हम माइंडलेसली सोशल मीडिया यूज़ ना करें, माइंडलेसली कंटेंट को स्क्रॉल ना करते रहें बगैर ये जाने या सोचे कि हम क्यों ये कर रहे हैं। और वो भी मैं समझती हूँ कि अगर हम आध्यात्म से जुड़े हैं तो वो विल पावर भी हमारा गुरु, हमारा भगवान, हमें ईश्वर हमें देता है। नहीं, सही बात है। और आपके विचार से लगता है कि काफ़ी सुलझे हुए विचार हैं आपके और काफ़ी अनुभवी भी हैं। सपना जी, वैसे जैसे देखा जाता है हर एक इंसान के जीवन में कई चैलेंजेस तो आती है, परेशानियां भी, कुछ विघन कहें या कुछ ऐसी बातें सभी के जीवन में तो है। सिर्फ बात यह है कि उसको किस तरह से वो हैंडल करते हैं, उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जी। और सफलता ऐसे मिलती नहीं है। जहाँ पर आप पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, कुछ ऐसी बातें आई होगी जो शायद डोमिनेट करने वाली जो बातें भी होती है सब तरफ ऐसे। आप अपने जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं जो लोगों को मोटिवेट करे कि भाई मेरे लाइफ में एक बार ऐसा हुआ जिससे इम्पॉसिबल लग रहा था, या कोई ऐसी बात थी, कोई घटना जो लगता है जिसे आपने काफ़ी कुछ सीखा, वो याद करके अगर आप बताना चाहें। जी। देखिए, जिंदगी तो हर दिन ही एक संघर्ष है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी कभी भी हमारे लिए बहुत आसान रही है या बहुत आसान हो जाएगी। हम सभी की जिंदगी में संघर्ष है और ये आध्यात्मिक शक्ति हमें बहुत सहायता करती है उस वक्त में कि हम उस वक्त से बाहर निकल सकें और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकें या कामयाबी की तरफ खुद को ले जा सकें। और फिर जो आपने कहा कि सक्सेस मिलना, तो ये सब एक तरफ है कि आप में हुनर है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, ये सब हमारा कर्तव्य है, हमें करना भी चाहिए, हम करते भी हैं। लेकिन उसके बाद जो भी सफलता में मिलती है वो ऊपर वाले का आशीर्वाद ही होता है या हमारी किस्मत जिसे हम कहते हैं। तो ये है कि हम अच्छे कर्म करें जिससे कि ईश्वर का आशीर्वाद हम पर बना रहे और ईश्वर का साथ हमें मिलता रहे। जब भी हम किसी अच्छे काम के लिए कोशिश करें तो वो भी हमारा साथ दे, क्योंकि हम अकेले तो कुछ हासिल नहीं कर सकते। और एक घटना आपने अगर मुझसे पूछी तो ऐसा हुआ था कि 2019 में मेरी छोटी सिस्टर जो थी रोशनी मूलचंदानी, बहुत रिनाउंड मॉडल थी, उनकी एक सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई थी दुबई के बस एक्सीडेंट में। और हमारे लिए वो बहुत ही मुश्किल वक्त रहा था ये तस्लीम करने में कि वो ज़िंदगी में नहीं है, या इतनी छोटी उम्र में कोई इस तरह से कैसे हमें छोड़कर जा सकता है और अपने परिवार के इंसान से, भाई बहनों या मेरे माँ बाप के लिए वो बेटी थी। तो उस लगाव से निकलना या इसे तस्लीम करना या ज़िंदगी को वापस नॉर्मल बनाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन ये आध्यात्मिक शक्ति ही थी जिसने हमें हिम्मत दी, हौसला दिया उस वक्त में। और हमने ये समझा कि हर आत्मा इस धरती पर एक वक्त लेकर आती है
और हर आत्मा उस ईश्वर की ही अमानत होती है। तो वो अपनी आगे की जर्नी पर जब जाती है तब हमें उसका साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा विलाप दुखी न करके मनाएं। हाँ हाँ, और उस क्योंकि आत्मा के लिए भी क्योंकि कहते हैं मुश्किलें। कि अगर हम वो जो चले गए हैं वो उस आत्मा को पहुंचता है, जो हमारी फीलिंग्स होगी, दुख का है तो दुख जी का फीलिंग अगर उनके लिए शुभकामना रखते हैं तो वो शुभ भावना भी पहुंचती है। जी जी। तो ये समझने के लिए आपको जहन बहुत बड़ा स्पिरिचुअल, हाँ चाहिए बहुत। और अपने गुरु की कृपा चाहिए, या इस तरह की जगह पर आके और जब आप आध्यात्मिक शक्ति लेते हैं, आप बातें सुनते हैं, तब आप ये सब बातें समझ पाते हैं कि आप किस तरह से ऐसे वक्त में खुद को संभालें। इस पर मुझे 2 शेर भी जब आपने ये पूछा कि हम इन हालात से कैसे निकल पाते हैं जब हम में ये शक्तियाँ होती हैं, तो इस पर 2 शेर मैं ज़रूर। जरूर जरूर सुनो। ख्वाब की रात से निकल आई, अपने जज्बात से निकल आई। ख्वाब की रात से निकल आई, अपने जज्बात से निकल आई। वो मुलाकात जो तसव्वुर थी, उस मुलाकात से निकल आई। मेरे बस से निकल गए हालात, मैं भी हालात से निकल आई। वाह वाह, कमाल है, कितनी हार्ट टचिंग है ये। और नहीं तो कई लोग इस हालात से निकल नहीं पाते, नहीं वो निकल पाते। कोसते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, लेकिन जो है, जो हो गया वो तो हो गया। जी बहुत बहुत बड़ी बात आपने कह दी सपना जी। और निश्चित रूप से ये जो भी सुन रहे हैं सबको ये दिल तक एक सुकून जरूर पहुंचाएगा, जिनके जीवन में इस तरह की अगर कोई घटनाएं हुई होगी। तो सपना जी, वैसे मन तो करता है आपसे सुनते ही रहें, फिर भी जाते जाते आपके दिल के करीब कोई ऐसी कुछ गजल, कुछ लाइनें हो, सुन जाते जाते हम सुनना 2 शेर चाहेंगे। मैं ज़रूर और जरूर, सुनाना जरूर, चाहूँगी जो मुझे इस वक्त पर याद आते हैं कि फिर जब मेरी बहन का इंतकाल हुआ तो हमने उसके नाम पर एक NGO शुरू किया, या हमने कोशिश की कि हम सिर्फ 12 दिन तक ही वो दान पुण्य या वो अच्छे काम क्यों करें जो उस आत्मा को सुकून दे, शांति दें, या उसके लिए ब्लेसिंग्स काउंट करें। क्यों ना हम जिंदगी भर उसके नाम को याद रखें, और वो आत्मा जहाँ भी है, क्यों ना जब तक हमारी जिंदगी है हम उसके नाम से लोगों तक मदद पहुँचाएं। और तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हमारी संस्था से जुड़े और घर पर आते हैं, मिलते हैं, हमारे साथ भोजन करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी को और बेहतर करें। तो शेर है कि जब भी बच्चों को दावत पर बुलाया है, मेरे घर मेरा बचपन लौट आया है। अरे वाह, क्या बात, मेरे भी दिल को टच कर गई ये बात। जब भी बच्चों को दावत पर बुलाया है, मेरे घर मेरा बचपन लौट आया है। उसी के नाम का पौधा लगाया था, उसी के नाम का पौधा लगाया था, उसी का रंग इन फूलों में आया वाह, है। वाह, क्या बात है सपना जी, आपका सपना साकार हो रहा है। जरूरत क्या हमें काजल लगाने की, रूहानी ख्वाब आंखों में सजाया है। वाह वाह, शुक्रिया। वाह वाह, आपने अपनी सिस्टर की भी सपना पूरा कर रही हैं, अपनी भी सपना पूरा कर रही हैं इस अच्छे नेक काम करके, बहुत बड़ी बात है। सपना जी हमारे शो में आए और बहुत सुंदर सुंदर बातें आपने कही है। निश्चित रूप से आपका हम बहुत आभारी भी हैं, धन्यवाद भी देते हैं, और आगे आपसे मुलाकात होती रहेगी और ऐसे ही लोगों तक आपकी मन की बातें, आपकी शेर व शायरी और गजल के माध्यम से पहुंचता रहेगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो देखा दोस्तों, आइए आज के इस एपिसोड से आपने महसूस किया होगा कि किस तरह से अपने जीवन को पॉजिटिव बनाकर, अध्यात्म के साथ जुड़कर, अपनी कला को, अपनी रुचि को हम समाज और देश के सामने एक मैसेज के तौर पर, एक नैतिकता का मैसेज अपने जीवन से, अनुभव से हम दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी विधा से जुड़ा हुआ हो। दोस्तों, निश्चित रूप से आप सबको आज सपना जी की वो बातें आपके दिल तक पहुंची होगी। आइए फिर मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।